नमस्कार सभी किस्सा कहानी सुनने वालों को। मैं भारती कुमारी फिर से हाजिर हूँ आप सबसे बातें करने अपने पॉडकास्ट में, जिसका नाम है तेरे मेरे किस्से विद भारती कुमारी। अभी त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है ना, होने नहीं वाला हो चुका असल में। तो जो त्योहारों का सीज़न होता है ना, तो क्या होता है, अच्छा खाना पीना, खूब मस्ती, त्योहार, मेहमान, मनोरंजन, खूब भरपूर मनोरंजन। तो जैसे हर किसी के लिए त्यौहार से कोई ना कोई एक तो त्यौहार तो वर्तमान में हम मनाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो हम ना थोड़े नॉस्टैल्जिक होते हैं, हमें अतीत की चीज़ें भाती हैं। तो जैसे आसपास अभी त्योहारों का सीज़न आया ना, तो मुझे याद आती है कि जब 90 के दशक की मैं बात करूँगी, तो हर गांव में, हर छोटे छोटे शहरों में कहीं जन्माष्टमी में, कहीं दुर्गा पूजा, कहीं दिवाली, कहीं छठ में, तो कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ करता था। तो उसमें एक प्रमुख चीज़ हुआ करती थी ड्रामा, यानी नाटक। तो सब गांव के लोग, मतलब जो भी समुदाय के लोग होते थे, वही जुड़ते थे और नाटक की किताब ली जाती थी। कुछ लोग ऐसे होते थे जो लिख भी लेते थे। ज़्यादातर नाटक जो होते थे वो पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों से ही जुड़े हुए होते थे, या स्वतंत्रता संग्राम वाले भाग से के पात्र हुआ करते थे मुख्य पात्र के रूप में। तो वो मतलब मेरी भी बचपन की याद है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जुड़ी हैं मेरी उससे। तो जो गाँव में हुआ करता था ना, तो गांव के लोग ही सारे अभिनय करते थे। कोई ये नहीं कि कहीं से कोई बड़ा अभिनेता आ रहा है, कुछ नहीं। तो वो बच्चों के लिए बड़ा जोश भरने वाला होता था। लेकिन हमारे लिए एक बहुत फ़नी कहिए या बहुत अजीब कहिए बात क्या होती थी कि उसमें जो स्त्रियों का किरदार निभाते थे ना, तो वो भी पुरुष ही हुआ करते थे। तो तब हम नहीं समझते थे, या फिर हमारी भी कंडीशनिंग यही थी कि भाई स्त्रियां कैसे आएंगी स्टेज पर। तो औरतें नहीं आती थी स्टेज पे, तो वो पुरुष और स्त्री का किरदार दोनों पुरुष ही करते थे। और पात्र के चयन में थोड़ा ध्यान रखा जाता था कि उस तरह से किया जाए चयन, जो पुरुष हो थोड़ा, जिसमें थोड़ी सी नज़ाकत हो स्त्रियों वाली, तो उनको चुना जाता था। तो फिर बड़े होते होते मुझे लगा कि आखिर ये क्यों हुआ कि ये स्त्रियां नहीं आती थी स्टेज पर। फिर देखा कि जब पीछे जाके, अब ड्रामा तो अब रहा नहीं, जो नाटक था सब सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई। 90 के दशक तक ये चीज़ें थी, जब हालांकि टीवी था तब, लेकिन कम था, टीवी कम थे। गांव में भी टीवी भी देखते थे लोग, लेकिन फिर भी नाटक से इंटरेस्ट था गांव में सबको, छोटे शहरों में। फिर धीरे धीरे चला गया, टीवी आ गए, केबल आए, बहुत सारे चैनल्स आ गए। अब तो खैर मोबाइल है, अपग्रेडेड वर्जन है हर चीज़ का, मतलब इंटरटेनमेंट 24/7 है, कुछ मतलब रुकने की बात नहीं। तो ड्रामा ने तो खैर अस्तित्व खो ही दिया लगभग पूरी तरह से। हाँ, बड़े स्तर पे हो रहे हैं नाटक, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं हो रहे हैं प्ले, लेकिन वो जो छोटे छोटे जगह पे आयोजन होते थे वो बंद हो गए। तो मैंने बड़े होने के बाद नोटिस किया कि ये स्त्रियाँ क्यों नहीं आती थी, लड़कियाँ नहीं आती थी स्टेज पर। तो बाद में मैंने देखा कि जब मैं पीछे फिल्म इंडस्ट्री में भी गई, तो वहाँ पर भी दिक्कत थी। शुरुआती दौर में तो वहाँ भी दिक्कत थी कि स्टेज पर औरतों का आना ना आना। तो और जो आती भी थी तो बहुत ज़्यादा सशक्त किरदार नहीं था। जो हम अगर अपनी भारतीय फिल्मों की बात करें, तो 1913 में पहली जो छोटी फिल्म थी, लघु फिल्म थी पुंडलिक, उससे स्टार्ट हुआ, फिर राजा हरिश्चंद्र। तो धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ा। तो ऐसा नहीं था कि बहुत कमज़ोर किरदार ही थे या नहीं थी स्त्रियां। आप बॉम्बे टॉकीज़ की देखें तो देविका रॉय एक अभिनेत्री भी थी खासकर, और बॉम्बे टॉकीज़ का पिलर भी थी वो, शुरुआती सिनेमा जो था हमारा। लेकिन तभी तक अगर वस्तु स्थिति देखें तो वो लगभग अपवाद की ही स्थिति थी, नहीं दिखता था ऐसा हर जगह। तो स्त्रियों के लिए संघर्ष तो जारी ही था। और उसके बाद जब अभिनय में आई भी स्त्रियाँ, तो स्त्रियों पर बेस्ड फिल्में कम बनी, फोकस्ड नहीं रही, कम रही। आपको ना वो हीरो समाज में हीरोइन मतलब वो नहीं होता था, हीरो वाली बात होती थी कि हीरो कौन है, राज कपूर हैं या दिलीप कुमार हैं, या उससे पीछे जाए तो नहीं, मधुबाला और नरगिस भी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम थी आप देखेंगे हीरो के अगर। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली, फिल्म बनने लगे,
अभिनेत्रियां आई, और फिर भी स्त्री पर विशेषकर बनने वाली फिल्म कम थी। स्त्रियों का बहुत ज़्यादा मजबूत किरदार नहीं दिखता था, कम दिखता था मजबूत किरदार। लेकिन उसमें हाँ, कुछ चीज़ें निश्चित रूप से, जैसे आप देखें कि 50 से 60 के दशक के मदर इंडिया, या फिर मदर इंडिया तो पूरी तरह से मदर इंडिया ही है, उनकी उसके बारे में तो क्या कहना। और फिर जैसे आप मुगले आजम की बात करें तो खैर वो तो एक आइकॉनिक फिल्म है। उसमें जो अनारकली का किरदार है, यानी मधुबाला का किरदार, उसके संवाद बहुत मजबूती भरे लिखे गए थे। अगर आपने देखी होगी मुगले आजम, तो उसमें देखा होगा कि एक संवाद है, जब अनारकली को दीवार में चुनवाने का आदेश देते हैं अकबर, और वो उन्हें लेके जाया जाता होता है, तो अकबर पूछते हैं उसे रोक कर कि मांग अनारकली तो क्या मांगती है, तो वो कहता है कि ये कनीज़ जिल्ले हिलाई पर अपना खून माफ़ करती है। तो मुझे ये संवाद इतनी मजबूती भरा लगता है, क्योंकि अगर वास्तविकता देखें तो अनारकली का किरदार ही कुछ ज़्यादातर इतिहासकार संदिग्ध कहते हैं, कोई अनारकली थी ही नहीं, जो भी हो। लेकिन अगर हम फिल्म के दृष्टिकोण से देखें, संवाद लेखन के दृष्टिकोण से देखें, तो निश्चित रूप से बेहतरीन था ये संवाद। मदर इंडिया तो खैर पूरा ही था, ऐसा बना कि वो एक सच में आइकन बनी। वो अभी भी कुछ होता है तो वो हमने बना लिया है कि मदर इंडिया है, जो गांव की इज्जत के लिए अपने बेटे को गोली मार देती हैं। ऐसे ही फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े, लेकिन ऐसी फिल्में कम रहीं, खासकर व्यावसायिक फिल्मों में तो ऐसा कम ही दिखा। समांतर सिनेमा में हाँ दिखते थे, खासकर श्याम बेनेगल की फिल्में अगर आप देखें तो आपको दिखेंगी कुछ मजबूत किरदार, और खासकर उस मजबूत किरदार को निभाती कुछ स्त्रियां जो उनका पर्याय बन गई। शबाना आज़मी और स्मिता पाटिल की बात करूंगी मैं, वो दोनों एक तरह से पर्याय बन गई उस तरह की फिल्मों का और उस तरह के किरदारों का। लेकिन अब आप देखेंगे, अगर भारतीय सिनेमा के बदलते दौर को पिछले 2 दशकों से मैं कहूँगी, 2000 के बाद से अब जो है वो ज़्यादा मजबूती से रखा जा रहा है, क्योंकि शायद स्त्रियों की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ी है। प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो हर चीज़ में। हालांकि हम भूल नहीं सकते कि कला के क्षेत्र में खास करके पर्दे के पीछे में स्त्रियां थीं। लता मंगेशकर और आशा भोसले को की तो उनके बिना तो कोई चर्चा ही नहीं हो सकती, लेकिन वो गायन के क्षेत्र में थी निश्चित रूप से। और जो ऑन स्क्रीन जिनको हम देखते थे ना, तो ऑन स्क्रीन बहुत सी बातें होती हैं, जो अपीयरेंस होता है स्क्रीन पर हीरोइन का, और उनके जो संवाद लिखे जाते हैं, तो एक समय पर तो वही आदर्शवादी ढर्रा ही रहा कि औरतें हैं वो घर संभालेंगी, वो पति को अपना भगवान मानेंगी, व्रत उपवास करेंगी, पूजा करेंगी, उन्हें कोई मतलब नहीं है बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा है या नहीं है, वही उसका आदर्श रूप है। और कहीं ना कहीं एक ये ना समाज में एक पैरामीटर फिक्स कर दिया कि देखो आदर्श बेटी, आदर्श बहू ऐसी होती है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सिनेमा प्रभाव तो डालता ही है ना समाज पे, साहित्य भी डालता है, सिनेमा भी। और सिनेमा का अप्रोच ज़्यादा है और वो ज़्यादा अपीलिंग होता है। साहित्य पढ़ते हैं इंसान और उसे जज्ब करने में, और सिनेमा जो आंखों के सामने घटता है, बहुत प्रभावशाली ढंग से लिखा और बोला गया संवाद आदमी के दिमाग पे तुरंत ही असर डालता है। तो वो उस तरह से होने लगी। तो मैं बात कर रही थी कि 2000 के बाद से जो इस पिछले 2 दशकों में जो फिल्में बन रही हैं ना, तो ये सच में एक मैं क्रांति ही कहूँगी इस क्षेत्र में। हालांकि पहली फिल्मों की बात ऐसा तो नहीं कहूँगी कि नहीं थी। अगर आप कुछ आइकॉनिक किरदार की बात कहूँ तो उसमें एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, जो जिसे 1985 में आई थी फिल्म, जिसे राज कपूर ने बनाया था। और उसमें जो अभिनेत्री थी वो थी मंदाकिनी। मंदाकिनी एक बेहद खूबसूरत, भूरी आंखों वाली बहुत सुंदर अभिनेत्री थी, हैं अभी भी। वो फिल्म बहुत चली थी। तो खैर उस फिल्म के चलने के पीछे बहुत सारे कारण थे। तो लेकिन मैं जब वो फिल्म आई थी तो सिर्फ इसलिए चर्चा में थी कि थोड़ी सी और सब फिल्मों की अपेक्षा न्यूडिटी ज़्यादा थी उस फिल्म में। हालांकि फिल्म में जो मुद्दा उठाया गया था वो बेहद
बेहद ही संवेदनशील मुद्दा, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया गया था गंगा की सफाई को लेकर, गंगा नाम के किरदार के साथ। लेकिन जनता ने क्या देखा, जो पूरे फिल्म में जो 5-10 मिनट की जो न्यूडिटी थी वो उन्हें नज़र आई, वो ज़्यादा अपीलिंग लगी। और मंदाकिनी का जो किरदार है गंगा का, जो उनका अभिनय है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ, देखने वाले तो देख के समझते हैं कि वहाँ सच में काफ़ी अच्छे ढंग से पेश किया गया। और मैं उसके बाद, जैसे मैं 2000 के बाद की फ़िल्मों की मैं चर्चा करूँगी, तो उसमें से कुछ फ़िल्में आई जो मुझे लगा कि एक स्त्री होने के नाते जब हम देखते हैं, एक फ़िल्म आई थी 2013 में, हाईवे, इम्तियाज़ अली की फ़िल्म थी, रणदीप हुड्डा और आलिया भट्ट की। उस फिल्म में आप देखेंगे, शुरू से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा खास नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है, एक लड़की है, कमीज की शादी तय हो जाती है, उसका किडनैप हो जाता है, वो बाहर जाते ज़्यादा खुश है। लेकिन उस फिल्म के आखिरी के 15 मिनट आप देखेंगे तो एक चरित्र, अभिनय, दोनों के दृष्टिकोण से आप एकदम से स्टन रह जाते हो देख के कि हाँ, ये होती है फिल्म, एक मजबूती से स्त्री को स्थापित करना कि हाँ 22-23 साल की लड़की में भी इतनी हिम्मत, भली थोड़ी देर से, लेकिन हिम्मत आती है। और सिर्फ आती नहीं है कि एक बहुत ही मजबूत संदेश आता है समाज को बाल यौन शोषण के खिलाफ। तो वो फिल्म अगर हो तो ज़रूर देखें। मैं सिर्फ स्त्री किरदारों की बात कर रही हूँ, अभिनय और किरदार दोनों की बात कर रही हूँ, तो उस दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँगी तो। और ऐसी फिल्म एक है जो कमर्शियली ज़्यादा हिट नहीं है, लव सोनिया। लव सोनिया फिल्म है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, वो स्पॉइलर हो जाएगा उस फिल्म का। उस फिल्म में मृणाल ठाकुर है मुख्य भूमिका में, लव सोनिया में। वो उस लड़की के साथ बार बार ऐसी परिस्थिति आती है कि एक दर्शक के रूप में जब मैं पहली बार फिल्म देख रही थी ना, तो मुझे लगा यार ये लड़की में कितनी हिम्मत है, अब ये सुसाइड कर लेगी, अब ये भाग जाएगी, अब ये कुछ कर लेगी। लेकिन जितनी ही बार मुझे लगता अगली बार वो चौंका देता। तो ऐसी फिल्में और ऐसा अभिनय एक समाज में संदेश जाता है कि नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है किसी भी हर शर्त पे। आप स्त्री हैं, आपके साथ हजार बुरी परिस्थितियां हैं, हिम्मत नहीं हारनी है, बस एक ही बात। तो एक मजबूत उपस्थिति लगती है मुझे ये लव सोनिया फिल्म इस बारे में। और मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा ही मैंने स्त्री किरदारों के बारे में बताया, अपनी बात की। कि ऐसी ही एक और फिल्म है जो मेरी तो मोस्ट फेवरेट है, शायद सबकी होगी। हाँ, वो फिल्म भी कमर्शियली हिट नहीं है, फिल्म है अकीरा। अकीरा, सोनाक्षी सिन्हा है मुख्य किरदार में, अकीरा के किरदार में। तो अकीरा को जब मैंने देखा, या मुझे लगता है कोई भी लड़की देखेगी ना, तो मुझे लगा कि वो ड्रीम गर्ल का तो हमने कंसेप्ट ही बदल दिया। ड्रीम गर्ल मतलब एक बहुत ही खूबसूरत, वो 70 के दशक वाली जो छवि हमारे मन में बनी है ना, ड्रीम गर्ल। नहीं, ड्रीम गर्ल वो नहीं होनी चाहिए, ड्रीम गर्ल अकीरा जैसी होनी चाहिए, बेहद मजबूत और बेहद संवेदनशील। ये होती है ड्रीम गर्ल, ये होनी चाहिए ड्रीम गर्ल। ये देख के मुझे ऐसा लगा कि लड़कियों को ना एकदम से ऐसी होनी चाहिए, अकीरा जैसी, खूब मजबूत लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। अकीरा फिल्म देखते हुए लगा कि हाँ, हीरोइन भी एक्शन करती हुई अच्छी लगती है, खास करके सोनाक्षी का जो किरदार है, सोनाक्षी की जिस तरह की दी यष्टि है, वो अच्छी लगती है एक्शन करते हुए, देखते हुए मुझे अच्छी लगी खासकर। तो अभी तक तो ऐसा लगता था कि, हालांकि ऐसी बात नहीं है, पिछले उससे पहले भी अभिनेत्रियों ने एक्शन सीन्स किए, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि एक्शन सीन पे तो भाई हीरो की कॉपीराइट है और तो कोई एक्शन सीन कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, अकीरा में आप देखेंगे सोनाक्षी सिन्हा को एक्शन सीन करती तो अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, बदल रही हैं चीज़ें, बहुत तेज़ी से बदल रही है और बहुत अच्छा बदलाव है ये। लेकिन हाँ, आज भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो ढेर सारा मेकअप लाद के हीरोइन को नाचना, गाना, हिप हॉप करके देखना ही सिर्फ पसंद करें, शादी के बाद भी एक अच्छी सी साड़ी वाड़ी पहन के अच्छी सी दुल्हन बन जाए, एकदम आदर्श बहू, आदर्श पत्नी बन के रह जाए। तो ऐसे भी दर्शक होंगे अभी भी जिन्हें पसंद है। तो व्यावसायिक रूप से ऐसी फिल्में नहीं भी चले,
लेकिन नहीं चलने का एक दुख होता है ये कि वो ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच नहीं पाता। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि ऐसी फ़िल्मों के बारे में बात करूं जो दर्शकों तक ज़्यादा नहीं पहुंच सके। तो दर्शकों तक पहुँचे तो एक मजबूत संदेश जाएगा हमारे समाज को। और अगर दर्शक ज़्यादा मिलेंगे तो फिर जो मेकर्स हैं उसके फ़िल्म मेकर्स वो इस तरह की चीज़ें ऐसे कंटेंट को बनाने के लिए और भी ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे कि हाँ दर्शकों ने शायद, क्योंकि कोई भी बनाता है तो उसे प्रशंसा और पैसे दोनों ही चाहिए। अगर बिज़नेस में वो नाकामयाब रही तो फिर कोई ऐसी चीज़ों पे हाथ नहीं डालेगा। तो थोड़ा सा इस दृष्टिकोण, व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी सफल होना ज़रूरी होता है ऐसी चीज़ों का। तो देखिए, अगर आप लोग देखते हैं ऐसी फ़िल्में देखिए और मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी जो मैंने राय रखी फ़िल्मों पे अपनी, आप लोगों ने देखी तो कैसी लगी आप लोगों को फ़िल्में। तो ठीक है, फिर आज के लिए ठीक है, जितनी बातें की हम लोगों ने, फिर जल्दी ही मिलूँगी आप लोगों से बातें करने। तब तक के लिए दुआओं में बनाए रखिएगा। शुक्रिया।